चलना है। Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class P9. Subject is chemistry and we are studying unit number 1. Today our topic is molecularity of soluble world. First of all, we will learn what is molecularity. जो molecularity है ये होती क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ रिएक्टिव पार्टिकल्स। किस चीज़ का नंबर है? रिएक्टिव पार्टिकल्स का। रिएक्टिव पार्टिकल्स कौन से हैं? ये एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं इन एनी एलिमेंटल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंटल रिएक्शन के अंदर, एलिमेंटल रिएक्शन कौन सा होता है? वो रिएक्शन जो बहुत ही सिंपल होता है और सिर्फ एक स्टेप में प्रोसीड हो जाता है विद कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। इस प्रोसेस की ये खसूसियत होती है कि जिसमें जितने भी पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो आपस में टकराते ज़रूर हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। We have learnt in the 20th century that chemistry has become central science। हम ये जान चुके हैं 20वीं सदी में कि जो केमिस्ट्री है वो सेंट्रल साइंस बन चुकी है, यानी कि इसने ज़िंदगी के हर एक फील्ड में अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है। इट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम जानते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो लिविंग थिंग्स में भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकते हैं। लिविंग थिंग्स में फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस को लें तो स्टमक के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को जो लिविंग थिंग्स में उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। तो जो केमिस्ट्री है ये केमिकल रिएक्शन जिस तरह डील करती है, ये केमिकल रिएक्शंस लिविंग थिंग्स में भी हो रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रहे हैं, लेकिन दोनों में ही फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है। दोनों में जो क्या चीज़ हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। Now we will see the molecularity of physical world. A reaction in the smallest living organism or in the most developed species like human always takes place through molecule formation। कोई भी रिएक्शन चाहे वो छोटे से छोटे जानदार के अंदर हो या फिर मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज। मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज कौन सी है? वो ह्यूमन है। मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज ह्यूमन ही है। तो कोई भी रिएक्शन चाहे वो सबसे छोटे जानदार के हो या ह्यूमन के अंदर हो, इसमें मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन लाजमी होती है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए मॉलिक्यूलरिटी की बेसिस प्रोवाइड करता है। ये इस तरीके से हमारे लिए मोलिकुलरिटी की बेसिस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर। कॉर्पस्क्यूलर नेचर का मतलब है कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स या माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इन 1924 डी ब्रॉगली। ये दोनों आपने जो वैल्यूज़ हैं वो याद रखनी है। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? डी ब्रॉगली ने। कब? 1924 में। और उसने कैसे दिया था? ही प्रोवाइड थ्योरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है उसकी दो तरह की नेचर होती है कि इसके अंदर पार्टिकल की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वेव्स की भी। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का मीनिंग ये है कि जो मैटर है इसके अंदर पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वेव्स की भी, और इसने इन दोनों आइडियाज़ का बैकग्राउंड भी प्रोवाइड किया। He advocated that these two systems cannot remain detached from each other। कि ये दोनों सिस्टम यानी कि जो उसकी पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है एक दूसरे से किसी तौर से भी अलग नहीं हो सकते। बाय मैथमेटिकल एविडेंसेस, उसने इस चीज़ की मैथमेटिकल सबूत भी फराहम किए। ही प्रोवाइडेड दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ अटैच्ड विद वेव्स। कोई भी ऑब्जेक्ट कहते हैं कोई भी शय, कोई भी छोटी सी चीज़ हो या कोई भी बड़ी चीज़ हो, वो जब भी मूव करती है तो उसमें वेव्स यानी कि लहरें लाजमन प्रोड्यूस करते हैं। इवन कि जब हम बोलते हैं ना तो तब भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उन्हीं की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी चीज़ जब मूव करती है ना तो उसमें वेव्स लाजमी प्रोड्यूस होते हैं। एंड वेव्स आल्सो हैज़ कॉर्पस्क्यूलर नेचर, और वेव्स की जो नेचर है वो भी कार्पस्क्यूलर है। ये भी यानी कि ये भी छोटे छोटे पार्ट से, बहुत ही माइन्यूट पार्ट से या पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। तो मैटर की ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मीन्स इट हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज़, पार्टिकल लाइक एंड वेव्स लाइक। द वर्क्स ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट एट द सेम टाइम हैंडीकैप और प्रमोट द ग्रोथ ऑफ साइंस। अगर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त में एक आइडिया को लेकर वर्क कर रहे होते हैं, तो यहाँ तो फिर वो उस आइडियाज़ को डिस्प्रूव कर देते हैं या फिर उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। Over the course of human history, people have developed many interconnected and validated ideas।
जो लोगों ने हैं गुज़रते वक्त के साथ साथ बहुत से आइडियाज़ डेवलप कर लिए हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं और वैलिडेटेड भी हैं अबाउट फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वर्क। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। इन सारी स्टडीज़ को उन्होंने आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया है और उनसे जो आइडियाज़ मिले हैं वो उन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए जो सक्सेसिव जनरेशन्स यानी कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इस काबिल हो गई हैं कि जो इंसान का जो उसके इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक़ है उसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलायबल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि किसी चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ या बेहतरीन तरीके के साथ अंडरस्टैंड करना, और रिलायबल का मतलब है कोई चीज़ काबिल एतमाद हो यानी कि उसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश ना हो। तो जब डिफरेंट साइंटिस्ट हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनसे आइडियाज़ मिले हैं, तो उनको न्यू जनरेशन जो है उनको फॉलो करते हुए जो इंसान का उसके माहौल के साथ ताल्लुक़ है उसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती है और ज़्यादा वैलिडेटेड आइडियाज़ और रिलायबल आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। means used to develop these ideas a particular way of observing, thinking, validating and experiment। यानी कि इन सारे आइडियाज़ को यूज़ करते हुए एक नए तरीक़ेकार से हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं और एक नए तरीक़ेकार से उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके न्यू डिस्कवरीज दे सकते हैं। It is union of science, mathematics and technology that form the scientific endeavor and makes it so successful। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए एक नई साइंसी चीज़ें जो हैं वो दरियाफ्त होती हैं और इससे मज़ीद सक्सेस मिलती है। मोल एक्वेंटिटी इसकी हम अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से करेंगे। अ कंप्यूटर काउंटिंग विद स्पीड ऑफ 10 मिलियन एटम्स आ सेकेंड। वो कंप्यूटर जिसकी कितनी स्पीड हो 10 मिलियन एटम्स आ सेकेंड की स्पीड से कैलकुलेट करेगा तो वो कितना टाइम लेगा 2 बिलियन ईयर्स इतना टाइम लेगा टू काउंट 1 मोल ऑफ एटम्स के एक मोल को कैलकुलेट करने के लिए इसको कितने टाइम लग देंगे 2 बिलियन ईयर्स। लेकिन इफ़ 1 मोल ऑफ मार्बल, अगर मार्बल का एक मोल व स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ उसको ज़मीन की सतह के ऊपर फैला दिया जाए, इट वुड बी कवर्ड बाय 3 miles थिकर लेयर ऑफ मार्बल्स। तो ये कितनी मार्बल की लेयर से कवर होगा 3 miles थिकर लेयर। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है अ ग्लास ऑफ वाटर विच कंटेन 10 मोल्स। पानी का एक गिलास जिसके अंदर 10 मोल्स हों। इफ़ वाटर हैज़ मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर इस पानी के अंदर मज़ीद वाटर मॉलिक्यूल्स हों देन ग्रेन्स ऑफ सैंड इन सहारा डेजर्ट। यानी कि अगर हम पानी का एक गिलास लें जिसके अंदर 10 मोल्स होते हैं तो उसके अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी सहारा जो सहरा है उसकी एक टाइप है सहारा, उसके अंदर जितने भी रेत के ज़रे हों, कितना बड़ा एक सहरा होता है तो उसके अंदर कितने ज़्यादा रेत के ज़रात होंगे, लेकिन जो पानी के अगर 10 मोल्स के अंदर उससे भी ज़्यादा ज़रात होते हैं। So this was about today lecture. I hope students you must have understand this lecture very well. Still if you have any confusion related to this lecture you can ask me again. Okay, thank you and take care. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।